हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। पहला यूनिट है और पहले यूनिट के अंदर बच्चों जो पहले यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज़ द डायमेंशन एनालिसिस। अभी तक हमने जो भी दो चैप्टर किए हैं वो मोर और लेस थ्योरेटिकल हैं, थोड़े से कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है डायमेंशन एनालिसिस ये सॉर्ट ऑफ मैथमेटिक्स है, बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है और काफ़ी चीज़ें आप इसमें सीखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। नेम ऑफ द टॉपिक इज डायमेंशन एनालिसिस, राइट। बेटा अभी देखें, अभी तक के डिस्कशन से आपको ये पता चल गया है कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फिज़िक्स के अंदर या यूँ कहिए साइंस के अंदर, और उन 7 को छोड़ के बाकी सब क्वांटिटीज़ जो हैं वो ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी, पावर, करेक्ट, देन पोटेंशियल, ऐसे हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ की बात कर सकते हैं, राइट। प्रेशर है, एंगल है, एंगुलर वेलोसिटी है, राइट, टॉर्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ऐसी बड़ी सारी क्वांटिटीज़ की हम बात कर सकते हैं जो कि क्वांटिटीज़ ड्राइव कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल को मल्टीप्लाई या ड्राइव करके निकलती है। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि हर ड्राइव क्वांटिटी के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट है, करेक्ट। तो ये टॉपिक क्या है? आज हम इस टॉपिक का पहला सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। दिस टॉपिक हैज़ 3-4 सेक्शंस। इस सेक्शन में हम क्या करेंगे कि काफ़ी सारी ड्राइव क्वांटिटीज़, काफ़ी सारी मतलब नॉट ऑल, वो उतने की जिसका कि आप समझें कि आपको +1 के अंदर यूज़ होने वाला है, ऐसी बड़ी सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल की टर्म में जाके लिखने वाले हैं, रिप्रेजेंट करने वाले हैं, राइट। इस फिनोमेना को दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज़ इनटू द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इज़ नोन एज डायमेंशनल एनालिसिस। और वो जो एक एक्सप्रेशन बन के आएगा हम उसको बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला, करेक्ट। मैं आपको शुरू से ये बात बता देता हूँ कि आपने ये डायमेंशनल फार्मूले क्रैम नहीं करने हैं। अगर आप क्रैम करने वाले रूट की तरफ जाओगे तो आपको बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि ये सब काफ़ी इसमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो आपने सिर्फ फार्मूले बनाने सीखने हैं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। जैसे कि दीज आर दी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ये आप सारे बच्चे जानते हैं। तो मान लो कि मैं पहले एक सिंपल ड्राइव क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, एरिया की। तो बेटा हमारा बेसिक मोटिव ध्यान रखें, ये ड्राइव है, हमने इसको फंडामेंटल की टर्म में जाके लिखना है, वेरी वेरी सिंपल, करेक्ट। तो आपने क्या एक बेसिक चीज़ क्या याद रखनी है? मान लो मैंने कहा कि इस ड्राइव क्वांटिटी को फंडामेंटल में जाके लिखो, तो आपको उस ड्राइव क्वांटिटी का कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे देखिए, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी होता है, πr² भी होता है, 4πr² भी होता है, 2πrh भी होता है। आप कोई भी एक फॉर्मूला लिख लें और उस फॉर्मूले को फंडामेंटल की टर्म में जाके लिखें तो आपका एक ही एक्सप्रेशन बन के आएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसमें लेंथ भी फंडामेंटल है, लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रेड्थ को भी L से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये L की पावर 2 हो जाएगा, तो हम कहेंगे L की पावर 2। या आप यहाँ से देख लो πr² से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, पाई हो 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो, 1/2 1/4 1/6 कोई भी नंबर हो, वो कांस्टेंट नंबर होते हैं, इनको हमने कंसिडर नहीं कर रहा। अगेन आई एम रिपीटिंग, वी आर रिप्रेजेंटिंग द ड्राइव क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, राइट। उनके साथ ये जो कांस्टेंट या नंबर लग के आ रहे हैं, हम इनकी कोई एनालिसिस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, राइट। ये हम बाद में जाके देखेंगे कि एक लिमिटेशन भी है, राइट। तो हमने इनको इग्नोर करना है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से लिखूँगा तब भी रेडियस लेंथ हो गया, यही फॉर्मूला बन के आएगा। इससे लिखूँगा तब भी यही। मैं क्या इग्नोर कर रहा हूँ? मैं पाई और 4π जो कि एक नंबर्स हैं, चाहे इनकी जगह कुछ और होता तो मैं उनको इग्नोर कर देता। नंबर्स को मैंने इग्नोर किया है, सिर्फ जो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी है उनको मैंने कंसिडर किया है, करेक्ट। तो ये L दी पावर 2, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो या आप इसको ऐसे लिख दो, m दी पावर 0, मतलब पहली 3 फंडामेंटल की टर्म में रिप्रेजेंट कर दो। तो ये जो एक्सप्रेशन दोनों तरफ ब्रैकेट डालनी है,
कैप्स में लिखना है। ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या कहलाता है? ये एरिया का डायमेंशनल फार्मूला बताता है। इस डायमेंशनल फार्मूले से हमें क्या पता चलता है? इसको देख के हमें ये पता चलता है कि एरिया जो गिवन क्वांटिटी है वो कौन सी फंडामेंटल पे डिपेंड करती है, वो लेंथ पे डिपेंड करती है, वो मास और टाइम पे डिपेंड नहीं करती, नंबर 1। नंबर 2, हमें और क्या पता चलता है? एरिया की डिपेंडेंस लेंथ पे कैसी है, वेदर इज डायरेक्टली, इनवर्सली। सो एरिया की डायमेंशन, एरिया की डिपेंडेंस लेंथ पे पावर 2 है। तो ये जो पावर हैं इनको हम बोलते हैं डायमेंशंस, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है अभी इस सेक्शन के अंदर, बहुत सारी लेट अस से 25, 30, 35, 40 के करीब फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको कि हम +1 में यूज़ करने वाले हैं, और कईयों को आपने 9th 10th में भी पढ़ा है, राइट, कुछ आप +2 में जाके पढ़ेंगे। उनको हमने सिर्फ फंडामेंटल की टर्म में तोड़ के लिखना है, उनके डायमेंशनल फार्मूले याद नहीं करने हैं, बनाने सीखने हैं, राइट। जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपको कुछ फार्मूले या कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी आएंगी जिनके बारे में आपको पता नहीं है अभी। जैसे मैं बोलूँ कि टॉर्क, जैसे मैं बोलूँ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, अभी आपको इनके बारे में पता नहीं, आप अपने कोर्स में जाके पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो कि इनके बारे में हमें पता ही नहीं है। अभी आपका सिर्फ यहाँ पे क्या काम है, इनको फंडामेंटल में तोड़ के लिखना है बस। इनके रियल मीनिंग जब आप अंदर जाके चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। सो लेट अस सी कि मैंने ये वॉल्यूम लिखा है, वॉल्यूम को आप जितने मर्जी फॉर्मूलों से लिखिए और चेक करिए कि क्या ये डायमेंशनल फार्मूला आ रहा है, राइट। ऐसे ही हम ऐसी कुछ और बड़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूले लिखने वाले हैं। तो आप वीडियो पॉज कर करके अपने आप लिखिए, जैसे मैं फैक्टर बताया। अगेन मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका एक फार्मूला लिखना है, बस उसको फंडामेंटल की टर्म में तोड़ते जाना है, बस इतना की काम है। So students, some of the quantities I have written over there. Density का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मास बाय वॉल्यूम। मास तो ऑलरेडी फंडामेंटल है, मास के लिए m आ गया, वॉल्यूम के लिए आपने अभी लिखा है L3, नीचे आएगा, ऊपर जाके L-3 हो जाएगा। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, करेक्ट। वेवलेंथ, राइट, वेवलेंथ मतलब लेंथ ऑफ वन वेव। सो दिस इज सिंपली लेंथ के लिए L आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका अपने आप ही क्या मतलब है कि L की पावर क्या है, 1 लिखने की ज़रूरत है, चाहे ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ्रीक्वेंसी, पॉज करके आपने अब सोचिए, फ्रीक्वेंसी आप अभी तक कैसे याद करते आए हैं? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड। जैसे आपके रूम में फ़ैन चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, नंबर ऑफ चक्कर मतलब रोटेशंस, नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड, उसी चीज़ को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो देखिए ये नंबर आएगा कुछ भी, 50, 100, तो नंबर मैंने आपको पहले भी बताया कि नंबर को हमने इग्नोर करना है। तो नंबर का मतलब 1 हो गया एक तरीके का, और सेकंड के लिए टाइम आ गया, तो टाइम ऊपर चला गया, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया, m0 L0 t-1। सिमिलरली यहाँ पे बच्चों ध्यान दें प्रॉपरली, स्पीड, और स्पीड के ब्रैकेट में मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। लेट अस रीड आउट, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन वेलोसिटी। कहने का मतलब ये है कि ये सब स्पीड या वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला या इनमें से किसी भी एक का डायमेंशनल फार्मूला सेम ही आएगा, बिकॉज इनकी नेचर स्पीड या वेलोसिटी ही है। तो फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, तो ये हो गया जी m0 L t-1। आई होप कि आपको एक आइडिया मिल रहा है कि हमने करना क्या है। लेट अस डिस्कस सम मोर क्वांटिटी। सो बेटा मैंने अब लिखी, देखिए एक्सलरेशन को हम काफ़ी जगह एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कि आप छोटे g के नाम से जानते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड द स्क्वायर होती है, वो भी एक्सलरेशन होती है। तो एक्सलरेशन का फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। आपको सिर्फ फार्मूला ही रिकॉल करना है। मैंने आपको अभी बताया कि वेलोसिटी हो चाहे चेंज इन वेलोसिटी,
नेचर एक ही है, तो चेंज इन तो टाइम तो फंडामेंटल है। यहाँ पे मैंने इस वेलोसिटी को फिर आगे इसका फॉर्मूला लिख लिया, देखिए ये वाला वेलोसिटी को मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो एक टाइम पहले था, 2 टाइम हो गए, तो ये फॉर्मूला बन गया LT-2। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए फोर्स, और मैंने ब्रैकेट में फोर्स के बड़े सारे डिफरेंट नाम लिखे हैं। फोर्स को आप पूरी फिज़िक्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग नाम से मतलब यू विल एड्रेस द फोर्स विद डिफरेंट नेम्स। कुछ नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे टेंशन, थ्रस्ट, ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, रिएक्शन, एक्शन, ये सब फोर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकी नेचर सेम है, राइट। नाम अलग अलग जगह अलग अलग यूज किए गए हैं, राइट। तो डायमेंशनल तो इसका पहले फॉर्मूला आपको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन जैसे हमने ऊपर निकाल ली तो ये बन गया mL-T-2। अब मैं आपको स्टूडेंट्स ये कह रहा हूँ कि आप डायमेंशनल फार्मूले याद ना कीजिए। आपको थोड़ा एक आइडिया हो गया कि कोई भी क्वांटिटी है, हमने उसका एक फॉर्मूला लिखना है, उसको फंडामेंटल में तोड़ना है, दैट्स ऑल। तो वो एक एक्सप्रेशन बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फार्मूला बनेगा, उसको हमने ऐसे ब्रैकेट में लिखना है। तो मैं यहाँ पे आपको एक एडवाइस दूंगा कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो बहुत सारी बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर आएगी। तो आप एक फोर्स का जो फॉर्मूला है ना, डायमेंशनल फार्मूला, वो मेमोराइज कर लें। आया कैसे हमने समझ लिया, आप उसको याद कर लें, क्योंकि ये आपको काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा बाकी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला है mL-T-2। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ऐसी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें फोर्स बार बार आ रही है, राइट। तो अगर हमें ये डायमेंशनल फार्मूला याद है फोर्स का, तो हमें काफ़ी कन्वीनियंट हो जाए। सो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखी हैं जिनमें कि जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्स प्रीडोमिनेंटली यूज हो रही है। यू हैव टू रिमेंबर दी फॉर्मूला ऑफ फोर्स। देखिए कितना कन्वीनियंट हो जाएगा। देखिए पहले वर्क है, वर्क कैन बी रिटन है, ये फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आप याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया वर्क का। प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, अगेन फोर्स यू हैव टू रिमेंबर, एरिया के लिए L2 आया, mL-1T-2। इम्पल्स, राइट। अब देखिए यहाँ कुछ थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि जो बच्चा बैठा है उसे अभी इम्पल्स की कोई जानकारी नहीं है। करेक्ट, यू आर राइट। इम्पल्स क्या है हमें नहीं पता, आप आगे जाके सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे। अगर हम अभी कुछ थोड़ा समझने की कोशिश भी करेंगे तो हमें वो उतनी डेप्थ में समझ नहीं आएगी। इसलिए अभी आप सिर्फ एक फॉर्मूले को याद रखिए और डायमेंशनल फार्मूला बना लीजिए। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इम्पल्स एक सडन रिएक्शन होता है या सडन फोर्स होती है। मान लो आप कोई बाइक पे जा रहे हो, आप खड्डा, रास्ते में खड्डा आ गया तो आपको एक सडन जर्क लगेगा। या मान लो एक बैट्समैन जब आता है, जब बॉल को हिट करता है तो बॉल को एक सडन जर्क लगता है। उस सडन जर्क को, सडन फोर्स को हम इम्पल्स कहते हैं। तो वो इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम। तो यहाँ पे आइडिया सिर्फ इनके आपने फॉर्मूलों से डायमेंशनल फॉर्मूले बनाने हैं। तो ये आ गया mL-T-1। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन भी हम फ्लूइड के अंदर जाके पढ़ेंगे। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की सरफेस पे एक फोर्स लगती है जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला है F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगेन फोर्स आ गई तो फॉर्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ये बन गया। आइडिया इस कि आपको अवेयर कराना है कि फोर्स कितनी जगह यूज़ हो रही है। फोर्स कांस्टेंट, अगेन फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर, फोर्स बाय लेंथ, ये उसका डायमेंशनल फार्मूला। पावर, पावर सब बच्चे जानते हैं, इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। वर्क को मैंने यहाँ से लिखा, वर्क इज फोर्स। मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आप वर्क का ये ना याद रखें, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर आपको वर्क का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फंडामेंटल है, तो ये बन गया वर्क का। करेक्ट। ऐसे ही मैं अब आपके साथ कुछ वो वाली क्वांटिटी डिस्कस करने वाला हूँ जिनमें एंगल इन्वॉल्व होता है। हालांकि वो अभी इस स्टेज पे आपको ज़्यादा समझ, उनके मीनिंग समझ नहीं आएंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले समझ आएंगे, राइट। लेकिन हम उनके डायमेंशनल फॉर्मूले लिख लेते हैं और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं।
हाय स्टूडेंट्स, सो अभी मैंने आपके सामने कुछ ऐसी टर्म्स लिखी हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखी हैं जो कि सर्कुलर मोशन में या जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है वहाँ पे यूज़ होती हैं। सर्कुलर मोशन में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ थोड़ी सी जानकारी आप यहाँ पे लें। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया है, ये सर्कल का रेडियस है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए से चला और बी पे पहुँचा, तो उसने ये जो आर्क है इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और एंगल की टर्म में देखूंगा तो वो इतना टर्न हो गया, थीटा एंगल से टर्न हो गया। तो इस थीटा को हम एंगल बोल सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। लास्ट चैप्टर में मैंने डिस्कस किया, ये फॉर्मूला है एंगल का, आर्क बाय रेडियस, आर्क इज रेशियो ऑफ लेंथ बाय लेंथ। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m0 l0 t0, मतलब ये डायमेंशन लेस है। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी, तो आप इसको वेलोसिटी से रिलेट करें। जैसे वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगल बाय टाइम। एंगल डायमेंशन लेस है, ये t-1 बन गया। एंगुलर एक्सलरेशन, अगेन एक्सलरेशन सोचो क्या होती थी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो एंगुलर एक्सलरेशन क्या होएगी, एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, तो t-2 बन जाएगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का क्या है, t-1, t हो गया। टॉर्क, टॉर्क एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, जब आप रोटेशन पढ़ेंगे बहुत डिटेल में आपको समझाई जाएगी। आप अभी ये समझिए कि इट इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाते हो तो वो ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, तो उस इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है डोर। आपके घर में कोई भी डोर लगा हुआ है, जब आप हैंडल पे एक फोर्स लगाते हो तो वो अपने एक्सिस के अबाउट घूमने लग जाता है। तो वो फोर्स और जिस डिस्टेंस पे आपने फोर्स लगाई है उसके कंबाइंड इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। सो टॉर्क इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस है, नेचर तो डिस्टेंस है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद है, ये आपका टॉर्क का बन गया। ऐसे ही एक टर्म है एंगुलर मोमेंटम। जैसे मोमेंटम आपको पता है, मास इनटू वेलोसिटी, ऐसे ही कोई भी चीज़ जब रोटेट कर रही होती है तो हम उसका मोमेंटम नहीं, एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। वो m इंटू वी इंटू रेडियस होता है, mvr। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा ऐसे ml2 t-1। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपके साथ कुछ कांस्टेंट्स डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। हालांकि इन कांस्टेंट्स का अभी आपको कोई बहुत ज़्यादा लेटर से आइडिया नहीं है कि कहाँ यूज़ हो रहे हैं, आप इनके लिए एक ब्लैंक से हो। बट एक हमने डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने हैं सिर्फ, और कुछ ना कुछ फॉर्मूलों की हेल्प से। सो लेट अस डिस्कस फ्यू कांस्टेंट्स। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आई एम श्योर 9th में आपने ये पढ़ा है। तो मान लो कि आपको एज ए स्टूडेंट दिया गया कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला बताइए, तो एज ए स्टूडेंट आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपने पहले एक फार्मूला लिखना है जिसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता हो, राइट। जैसे देखिए मैंने ये फार्मूला लिखा है, 9th में पढ़ा है आपने। इसमें जो कैपिटल जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। काफ़ी बच्चे बड़े जी और छोटे जी में कंफ्यूज रहते हैं। कैपिटल जी स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल जी स्टैंड्स फॉर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। तो अब आप बस सिंपली क्या करें, जी को अलग कर लें। जी को अलग किया, राइट हैंड साइड देखें। अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला याद है, जैसे मैंने आपको बोला है, तो बाकी तो सब फंडामेंटल है, इट बिकम सो ईजी। तो ये आप सॉल्व करेंगे, ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। बच्चे आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे +1 में जाके कि मान लो कोई लाइट वेव है, राइट। जैसे लेट अस से कि एक लाइट वेव आ रही है, तो ये लाइट की जो वेव है, इट इज़ ए पैकेट ऑफ एनर्जी, इट इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी, करेक्ट। तो क्या हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि ये कितनी एनर्जी की वेवलेंथ है, ये कितनी एनर्जी की वेव है, राइट। तो अगर हमें इसकी फ्रीक्वेंसी पता है, तो हम इस फॉर्मूले में पढ़ के निकाल सकते हैं। E = h/nu, here E stands for energy, nu is frequency and h is the Planck's constant, right। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, E = h/nu, E for energy, h is Planck's constant, nu is frequency। आपने किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, h का, तो h को एक तरफ कीजिए, h is E/nu। अब देखिए फ्रीक्वेंसी याद कीजिए, हमने अभी लिखा नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड, उसका अलग से बनाएं, वो t-1 है। एनर्जी वर्क एक ही बात है,
राइट। मैं आई विल एडवाइज यू कि आप एनर्जी का फॉर्मूला, जैसे आपको काइनेटिक एनर्जी पता है 1/2 mv², 1/2 से आपका कोई लेना देना नहीं है। m की जगह मास रखिए और v वेलोसिटी, तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बन के आएगा, राइट। और ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का हो गया ml2T-1। ऐसे ही दो कांस्टेंट्स और हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे जब हम इनकी एप्लीकेशंस करेंगे, इन डायमेंशनल फार्मूलों को यूज़ करेंगे, तो हम उनको भी पढ़ लेते हैं। सो बेटा मैं आपके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट डिस्कस करने वाला हूँ, गैस कांस्टेंट। ये केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होएगा। गैस कांस्टेंट आप आगे जाके थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हमारे पास जो गैसेस हैं अंडर सम कंडीशंस हम उनको आइडियल गैसेस मानते हैं, राइट। उनकी इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स या पैरामीटर्स होते हैं, उस गैस का प्रेशर, उस गैस का वॉल्यूम, उस गैस का टेम्परेचर। तो ये आपस में किसी एक इक्वेशन से जुड़े होते हैं जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। तो वो इक्वेशन ये है PV = nRT। आप पढ़ेंगे आगे जाके, राइट। यहाँ पे P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, V stands for volume, N is the number of moles, नंबर है ये 1 2 3 4 5, R is the gas constant, T is the temperature. So idea is as a student आपने क्या किया, आपने एक फॉर्मूला याद करना है PV = nRT। क्यों याद करना है? क्योंकि इसमें R आ रहा है। अब उस R को आप अलग कर लें, N तो नंबर है, मैंने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, PV/T। अब आप देखिए कि क्या प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं? यस, प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया। पहले प्रेशर, वॉल्यूम, ये ध्यान रखिए। T इज नॉट फॉर टाइम, हेयर T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, पॉइंट टू बी नोटेड, T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। क्या प्रेशर का फॉर्मूला लिख सकते हैं? यस, प्रेशर कैन बी रिटन एज फोर्स बाय एरिया, वॉल्यूम इज लेंथ ब्रेड्थ हाइट L3, और टेम्परेचर के लिए क्या आएगा? K आएगा। मैं आपको ये नहीं चाहता कि आप सीधा इसका ये डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखें। हाँ, प्रैक्टिस से आपको याद हो गया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको क्रैमिंग का बोझ मत डालिए अपने ऊपर कि हमें याद करना पड़ेगा, राइट। आप ऐसे बनाइए। तो फोर्स का मैंने आपको बोला याद रखें, बस एक ही, तो फोर्स का आपने यहाँ रख दिया, बाकी सॉल्व किया तो ये आ गया ml2T-2 K-1। इसके साथ ही एक टर्म जुड़ी हुई है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होती है? गैस कांस्टेंट को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, तो अवोगाड्रो नंबर ऑलरेडी एक नंबर है, राइट। तो इसको इग्नोर हो जाएगा, तो वही फॉर्मूला बन जाएगा जो इसका गैस कांस्टेंट का। तो गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इससे पहले मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिस्कस किए, उसके मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट। ये चारों ही बड़े इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूले हैं जो कि आपको एज ए स्टूडेंट इस स्टेज पे पता होने चाहिए। सो बच्चे, वी आर डिस्कसिंग वन मोर अनदर very important constant, that is the important term, that is the coefficient of viscosity, जिसका कि सिंबल ईटा है, ईटा, राइट। coefficient of viscosity आप यूँ समझिए कि ये लिक्विड के साथ जुड़ी हुई टर्म्स हैं। कुछ लिक्विड ज़्यादा विस्कस होते हैं, फॉर एग्जांपल हनी इज़ मोर विस्कस देन वाटर, तो वो उसकी विस्कोसिटी कितने ज़्यादा या कम विस्कस है उसको रिप्रेजेंट करने की ये टर्म है। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला आप आगे जाके सिलेबस में पढ़ेंगे। आपको मैं ये एडवाइज़ करता हूँ कि आप ये फॉर्मूला लिख के अपने आप इसके, जैसे F फॉर्मूला इज F = ηA dV/dx। Here F stands for force, eta is this, A stands for area, dV मतलब change in velocity, this is change in distance, राइट। तो आप यहाँ से ईटा को अलग कर लें, ऐसे आप वीडियो पॉज करके अपने आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएं। ईटा को आप अलग कर लें। यहाँ पे आपको F का फॉर्मूला पता है, dx मतलब सिंपल लेंथ है, A मतलब एरिया, dV मतलब वेलोसिटी, बना के देखें तो ये बनेगा ml-1 T-1। जब आप डायमेंशंस के क्वेश्चन करेंगे तो ये जो टर्म है काफ़ी ज़्यादा यूज होएगी, तो उसको भी आपको एडवाइज़ है कि जैसे मैंने आपको अभी तक सिर्फ यही बताया कि आप एक फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखें और एक इसका याद रख लें। तो अगर आपको ये दो याद रहेंगे तो आपको इसकी जो बेस एप्लीकेशंस हैं या क्वेश्चंस हैं वो करने थोड़े आसान हो जाएंगे, राइट। तो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। इससे अगले सेक्शन में मैं अभी डायमेंशंस को लेके कुछ और चीज़ें डिस्कस करूँगा और उसके बाद वाले सेक्शन में फिर हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।